मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मुन्ना और शरद मिलकर गुड्डू को मारना चाहते थे। इसी के कारण पहले उसे फंसाया गया और इसी के साथ में कई सारे लोग भी गुड्डू के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन गुड्डू इन सब के ऊपर भारी पड़ गया। ऊपर से शरद और मुन्ना को बहुत बुरी तरीके से मारा। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग गोलू से शुरू होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि गोलू रॉबिन के पास में आई थी और रॉबिन अपने साथ में कुछ लेडीज को लेकर आया था, जो कि बताती है कि उनका नेटवर्क 4 मोहल्लों तक है। ऊपर से वो चोरी की चीजें वगैरह बेचा करती थी। गोलू को ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं था। असल के अंदर गोलू यहाँ पे अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। अब जैसा कि वो लखनऊ में रह रही थी तो उसे पैसा चाहिए था, ऊपर से अपनी बर्फी का बिजनेस भी बढ़ाना था। लेकिन ऐसी लेडीज जो कि चोरी का सामान इधर से उधर करती है और जिनका नेटवर्क सिर्फ घर की लेडीज तक सीमित है, उनसे वो अपना धंधा नहीं बढ़ा सकती। इसी के कारण वो रॉबिन को कहकर इन लेडीज को यहाँ से भेज देती है और साथ ही में रॉबिन को कहती है कि किसी अच्छी तगड़ी पार्टी का इंतजाम करो यार। उस दिन वो जो आदमी आया था ना, जरा उसे बुला के लाओ। रॉबिन कहता है कि त्यागी, फिर कहता है कि हाँ, हम उन्हें जानते तो हैं, ठीक है तुम कहती हो तो बात करवा देते हैं। साथ ही में गोलू को ये भी पता चलता है कि रॉबिन हर बार अपनी माँ का कोई ना कोई झूठा नाम लेके किसी न किसी के सामने बोल देता है। इस बार भी उन दोनों लेडीज के सामने माँ का नाम लेके उसने एक चश्मे की चोरी कर ली थी। गोलू के पास इसी वक्त कॉल आता है बाहर से कि गुड्डू अकेले ही मुन्ना और शरद से लड़ने के लिए चला गया था और इस वक्त बहुत बुरी तरीके से घायल है। गोलू जब बार के अंदर पहुंचती है तो कई सारे लोग मरे हुए थे। इसी के साथ में गुड्डू भी चेयर्स के ऊपर लेटा हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट अधमरा ही लग रहा था। बाबर भी खड़ा था जिसके हाथ पे गोली लगी हुई थी। गोलू आते ही गुस्सा करती है और कहती है कि आपको समझ में नहीं आता क्या कि जब आप अभी वार नहीं कर सकते तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया। गुड्डू कहता है कि गोलू बहुत मजा आया जब हमने अपने दोनों हाथों से उस मुन्ना का गला दबाया ना, इतना सुकून मिला कि तुम सोच भी नहीं सकती। इस बार वो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन अगली बार वो आएगा ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोलू फिर से उसे डांटती है कि हम यहाँ पे कुछ अलग ही प्लानिंग करके बैठे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं और आप यहाँ पे मुन्ना के पीछे लगे हुए हैं। बाय चांस अगर अभी कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो फिर आप क्या करते। ऊपर से किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। गोलू बाबर के ऊपर भी चिल्लाती है कि बाबर तुम तो एटलीस्ट बता सकते थे ना। जिसके बाद में सीन यहाँ मिर्जापुर के अंदर शिफ्ट होता है। कालीन भैया के सामने मुन्ना और शरद दोनों ही बैठ गए थे, जो कि बताते हैं कि दोनों ही गुड्डू से पिट के आए हैं। मुन्ना की शक्ल तो दिखते से ही बन रही थी कि वो कितना बुरी तरीके से पिटा है, लेकिन जो भी था ये दोनों ही गुड्डू को बिना मारे जिंदा छोड़कर आ गए। कालीन भैया गुस्सा करते हैं कि आखिर ये प्लान बनाया किसने था। शरद बोल जाता है कि ये प्लान मैंने बनाया था, हालांकि वो इन दोनों से सिंपैथी ले रहा था। तो मुन्ना कहता है कि तुम झूठ काहे बोल रहे हो, प्लान तो हमने बनाया था ना, डिसीजन हमारा था ना। कालीन भैया कहते हैं कि तुम थोड़ा चुप रह के बात किया करो, उस दिन भी जो मीटिंग के अंदर डिसीजन था वो हमने ही लिया था और आने वाले समय के अंदर भी डिसीजन हम ही लेंगे। तुम्हें अभी मिर्जापुर की गद्दी दी नहीं गई है, दिमाग थोड़ा शांत रखा करो। जब तुम्हें बोला गया था कि वायलेंस नहीं करना है तो तुम बैठे बैठे इतना ज्यादा वायलेंस करके आ गए, ऊपर से गुड्डू को और छेड़ के आ गए। मुन्ना कहता है कि आखिर हम करें क्या, आप खुद बताइए। वो हमारे सामने था तो हम उसे मारेंगे नहीं क्या, ताकि एक और रतिशंकर पैदा हो जाए जो कि जिंदगी भर का दुख देके चला जाए। मुन्ना यहाँ पे शरद के सामने ही रतिशंकर, जो कि इनके घर का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसी के बारे में बोलता है। शरद कुछ भी नहीं कह पाता और सिर्फ अपने बाप की बुराई सुन रहा था। मुन्ना कहता है कि रतिशंकर वापस पैदा ना हो जाए, एक और धोखेबाज पैदा ना हो जाए त्रिपाठियों का, इसी के कारण हम उसे मारना चाहते थे, आगे जाके ये हमें ही दुख देते। कालीन भैया मुन्ना को थोड़ा शांत करते और कहते हैं कि जाके अपना काम संभालो, रेलिया देखो, इन सब बातों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। शरद भी उठ के यहाँ से जाने लगता है, बाबूजी को प्रणाम करता है और कालीन भैया के सामने आता तो कालीन भैया कहते हैं कि हम तुमसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे शरद, तुमने ये गड़बड़ कर दी है। जिसके बाद में सीन गुड्डू के ऊपर शिफ्ट होता है। उसने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर इस समय लाला की हवेली में आया था और वो हवेली देख के बिल्कुल ही पागल हो गया था कि आखिर इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी है। गुड्डू कहता है कि नहीं नहीं, हमारी हवेली नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम बड़ी हरामी किस्म के आदमी हो, पहले तो हमारे घर में घुस गए, अब इस हवेली वाले के घर में घुस गए, आखिर तुम चाहते क्या हो, ऐसा कर कैसे पाते हो, बंदूक वगैरह कैसे चला लेते हो, हमें तो पहले हमारा पैसा चाहिए, अगर तुमने तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया है ना तो फिर हमें पहले हमारा पैसा दो। गुड्डू कहता है पैसा वैसा मिल जाएगा, तुम एक्सरसाइज स्टार्ट कराओ। जिसके बाद में डॉक्टर गुड्डू को उसकी थेरेपीज देना स्टार्ट करता है ताकि गुड्डू अब चलना स्टार्ट कर सके। साथ ही में गुड्डू को किसी न किसी की हेल्प लगेगी और बाय चांस उसी समय शबनम आ जाती है, जो कि कहती है कि हाँ हम इनकी एक्सरसाइज में हेल्प करा देंगे। गुड्डू शबनम को कहता है कि इन्हें पैसे निकाल के दे दो। जब डॉक्टर यहाँ से चला जाता है तो शबनम गुड्डू को कहती है कि क्या हम बाहर जा सकते हैं, बड़े दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। गुड्डू भी उस समय शबनम को हाँ कर देता है, यानी कि कहीं ना कहीं शबनम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच रही थी, वो भी गुड्डू के साथ में। यहाँ दूसरी तरफ माधुरी जी काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी कि अब तक भी मुन्ना नहीं आया है। मुन्ना को कालीन भैया ने एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया था कि तुमने सीएम की बेटी के साथ में बदतमीजी करी है तो कोशिश करो उससे दूरी बना के रखने की। इसी के कारण मुन्ना जैसे ही आता है तो माधुरी जी बहुत अकड़ के बात करता है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता और साथ ही में उनका जो सेक्रेटरी था उसको तो गाली भी बक देता है कि साला तुम यहाँ पे ज्यादा बोलो मत, नहीं तो अभी के अभी तुम्हें पेला जाएगा। यहाँ पे माधुरी को पता चल गया था कि मुन्ना थोड़ा भड़का हुआ है, ऊपर से पिट के भी आया है, लेकिन ये यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। सीन वापस से कालीन भैया के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जस्ट बीना अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आई ही थी। बाबूजी उसी समय बीना को कहते हैं कि बीना बड़े दिन हो गए, जरा पैरों के अंदर तेल तो लगा देना। बीना को पता था कि बाबूजी उसे इंटीमेट होने के लिए बुला रहे हैं, तो हैंड टू हैंड वो कालीन भैया की तरफ देखती है और कालीन भैया कहते हैं कि बाबूजी रहने दीजिए, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये काम वाली आपके पैरों में तेल लगा देगी। तो बीना उसकी जान भी बचा लेती है, क्योंकि पता था कि अगर वो लड़की जाएगी तो बाबूजी उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो बीना बोलती है राजा है
ना राजा लगा देगा तेल। अब राजा तो आदमी ठहरा। इसी के साथ में बीना ये भी बोलती है कि कुछ दिनों के लिए हम अपने घर जाना चाहते हैं लखनऊ, थोड़ा सही लगेगा वहाँ पे जाके। कालीन भैया भी कह देते कि बिल्कुल बिल्कुल वहाँ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अपने सेहत का ध्यान रखो। रात होने पे गोलू बबलू की बुक पढ़ रही थी, जहाँ पे पहले तो बिजनेस से रिलेटेड चीजें लिखी हुई थी और उसके बाद में जब बबलू ने कुछ पर्सनल बातें लिख रखी थी तो वही चीज गोलू पढ़ती है। उसके अंदर लिखा था कालीन भैया की फैमिली एक दूसरे से बहुत अलग है और कह सकते हैं कि ये फैमिली बिल्कुल पंडितों की फैमिली के जैसे है, यानी कि मुन्ना की कालीन भैया से नहीं बनती, इसी के साथ में गुड्डू पंडित की अपने पिताजी से नहीं बनती। साथ ही में इनके घर के अंदर काफी सारे रहस्य भी है। फैमिली का हर एक सदस्य एक दूसरे से नफरत करता है। गोलू आगे पढ़ती जा रही थी कालीन भैया की फैमिली के बारे में, थोड़ी बहुत पर्सनल बातें भी लिखी थी कि कैसे वो पहली बार गोलू से मिला था तो उसे वो बहुत अच्छी लगी थी और इसी के साथ में वो गोलू को प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही बबलू मारा गया। इस चीज को देख के तो गोलू काफी ज्यादा रोने लग जाती है। यहाँ सेम टाइम पे हम देखते हैं कि रात होने पे गुड्डू और शबनम बाहर गए थे, जहाँ पे गुड्डू को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे उसने स्वीटी को बाइक वगैरह चलाना सिखाया था और वो उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे। यहाँ पे शबनम गुड्डू से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमने आपको फोर्स तो नहीं किया ना हमारे साथ आने के लिए। तो गुड्डू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मन किया तुमने कह दिया, हमारा मन किया इसी कारण हम यहाँ पे आ गए दोनों ही। जिसके बाद में लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। सीन अगली सुबह मकबूल के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पे गन्स की लोडिंग करवा रहा था बिहार जाने के लिए। इसी समय कालीन भैया मकबूल को बुलाते हैं और कहते हैं कि बीना की जरा लखनऊ के अंदर सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए, अभी उसे सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ में कालीन भैया धीरे से मकबूल को ये भी कहते हैं कि एक काम करिए, बाबर का चैप्टर भी थोड़ा क्लोज करिए, यानी कि साफ मतलब था कि मकबूल को खुद ही के भांजे को जान से मारना था। सीन जिसके बाद में लखनऊ के ऊपर शिफ्ट होता है। एक तरफ बीना अपने घर की तरफ पहुंच रही थी, वहीं दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर गुड्डू, गोलू और बाबर एक साथ में थे जो कि कहीं जा रहे थे। बीना ने इन सबको देख लिया था, लेकिन गुड्डू ने बीना को नहीं देखा था। बीना डरी हुई थी कि अगर गुड्डू ने उसे देख लिया तो कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। अगले ही दिन बीना प्लानिंग करनी शुरू करती है। बीना वैसे ही कालीन भैया की फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, इसी के कारण उसने गुप्ता जी को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि उसे पता था कि गुप्ता अब कालीन भैया के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसकी बेटी को खुद मुन्ना ने मारा था। गुप्ता जी के साथ में यहाँ गोलू भी आई थी, यानी कि बीना कोई तो बात थी जो कि गोलू से करना चाहती थी। सेम टाइम पे हम गुड्डू को देखते हैं, जो कि लखनऊ के कांस्टेबल्स को अपने पास बुलाता है और इसी के साथ में उनके सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए कुछ पैसे भी देता है। यहाँ पे गोलू भी तैयार थी गुड्डू से बात करने के लिए। बीना ने उसे जिस भी डील के बारे में बात करी थी वो अब गुड्डू से बात करने वाली थी। गुड्डू यहाँ पे लखनऊ के पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं और कहते हैं कि बस आपको हमारा एक ही काम करना है कि आपको बस सरकार से मेडल लेना है। पुलिस वाला खुश हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे मेडल लेना है। गुड्डू पुलिस वाले को कहता है कि आपको बस हमें क्रिमिनल्स की लिस्ट देनी है, इसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा, आपको गुंडे भी नहीं मारने पड़ेंगे, ऊपर से सरकार से मेडल भी आपको मिलेगा। पुलिस वाले बड़े खुश होके गुड्डू को सारे के सारे क्रिमिनल्स की लिस्ट दे देता है। उसी वक्त गुड्डू एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक आदमी गाँव के कुछ लोगों से पैसा वसूल कर रहा था। गुड्डू वहीं पे आके उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और सारे लोगों के बीच में गन्स चला के बोलता है कि आज के बाद ऐसे लोगों ने आप लोगों को परेशान किया तो आप लोग सीधा मेरे पास आइए, मेरा नाम है गुड्डू पंडित। यानी कि वो उस जगह पे खुद का माहौल बनाना चाहता था कि आज के बाद गुड्डू पंडित का यहाँ पे नाम चलेगा, लखनऊ के अंदर भी सब लोग गुड्डू पंडित को जानेंगे। जिसके बाद सीन यहाँ शरद के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि खुद की माँ के पास में बैठा था। असल के अंदर वो पिट के आया हुआ था और खुद की माँ को कहता है कि इस बार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, दिमाग से सोचते सोचते न जाने दिल से क्यों सोच लिया, हमें खुद को आगे करना ही नहीं चाहिए था। अगली बार से हम इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। शरद को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार उसने गलती कर दी, मुन्ना की हेल्प करके खुद गुड्डू के सामने जाके। गुड्डू उसे किसी भी वक्त लपेट सकता था। जिसके बाद सीन यहाँ मकबूल के घर पे शिफ्ट होता है। यहाँ मकबूल बड़ा परेशान था। घर आने के बाद में वो खुद की माँ को चेयर से उठा के बेड पे सुला देता है और इसी के साथ में ये भी बताता है कि माँ बाबर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बाबर गुड्डू के साथ जाके मिल गया है, हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। मकबूल यहाँ से उठने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, मानो कि वो उसे रोक रही है कि कुछ भी करके बस बाबर को मत मारो। रात होने पे बाबर मकबूल के साथ में खाना खाने के लिए बैठता है। बातों ही बातों में मकबूल बाबर के मुंह से निकलवा लेता है कि वो गुड्डू के साथ में काम कर रहा है और बाबर भी बोल देता है कि हाँ मैं उसके साथ में काम कर रहा हूँ। दोनों ही एक साथ में गन्स उठा लेते हैं। मकबूल कहता है कि बाबर तुम भूल गए हो वफादारी। बाबर कहता है कि मामा मैंने आपसे ही वफादारी सीखी है। मकबूल कहता है कि हम कालीन भैया के लिए वफादार हैं। बाबर कहता है कि अगर हमने वफादारी आपसे सीखी है तो आपके कारण हम गुड्डू भैया के पास गए हैं, मरते दम तक हम गुड्डू भैया के पास रहेंगे, आप अपनी वफादारी निभाइए, हम अपनी वफादारी निभाएंगे। जिसके बाद में बाबर तो अपनी गन नीचे रख देता है, लेकिन मकबूल अपनी गन नीचे नहीं रखता और इसी के साथ में ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ मुन्ना के ऊपर शिफ्ट होता है। मुन्ना यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए मिर्जापुर से कहीं बाहर रुका हुआ था। उस समय उसका कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है। मुन्ना गाली बक के बोलता है कि अरे आओ भाई, जो भी अंदर है आओ। लेकिन इस समय अंदर माधुरी आती है और माधुरी कहती है कि यार तुम्हारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा खराब है। मुन्ना कहता है कि सुनो मेरी बात, हमारे बाप ने हमें पहले बहुत ज्यादा हड़काया हुआ है कि तुमसे थोड़ा दूर रहें और तुमसे थोड़ा अच्छे से बात करें। तुम प्रचार प्रसार हमारे साथ कर रही हो, माल हमारे साथ फूक रही हो, रात में हमारे साथ बैठी हो, ऊपर से तुम्हें हमारी बोली पसंद नहीं आ रही। जहाँ पे माधुरी बताने लगती है कि आज तक ऐसा इंसान हमें कभी मिला ही नहीं है। तो मुन्ना भी कहता है कि हमारे बाद भगवान जी ने प्रोडक्शन बंद ही कर दिया, उन्हें पता
था कि अगर ऐसा एक दो और हो गए तो भौकाल मचाने लग जाएंगे, हम बस वन एंड ओनली है। माधुरी भी उससे बातें वगैरह करने लगती है, जिसके बाद में ये दोनों एक साथ माल फूकते हैं। साथ ही माधुरी अब मुन्ना को ये भी बताती है कि 1.5 साल से वो भी बहुत ज्यादा अकेली है। देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और बात बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। अगला सीन जेपी यादव का था, जहाँ पे जेपी यादव एक पोस्टर को देखता है, जहाँ पे उसके बड़े भैया सीएम की पिक्चर तो लगी हुई थी पोस्टर में, साथ ही साथ कालीन भैया की भी पिक्चर लगी हुई थी, लेकिन जेपी यादव की नहीं लगी हुई थी। मुख्यमंत्री जी आके बताते हैं जेपी यादव को कि अरे यार, कालीन भैया तो बड़े अच्छे आदमी है, देखो हमारा कितना सपोर्ट कर रहे हैं, फंड्स तो दे ही रहे हैं, इसी के साथ में प्रचार प्रसार के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से उनका बेटा माधुरी के साथ लगा हुआ है, कंटिन्यूअसली प्रचार प्रसार कर रहा है। बहुत ही अच्छे इंसान है ये कालीन त्रिपाठी। तो जेपी यादव मन ही मन तो इतना भयंकर गुस्से के अंदर था कि एक वक्त ऐसा था जब वो कालीन भैया को आके गालियां दे रहा था, और आज एक वक्त है जब कालीन भैया आगे होके माननीय मुख्यमंत्री से हाथ मिला के चले गए। अगला सीन शरद के ऊपर शिफ्ट होता है। शरद यहाँ पे किसी को कॉल करके बताता है कि बिहार के अंदर गन से भरा हुआ ट्रक एंट्री लेने वाला है, और ये खबर एकदम पक्की है। जहाँ पे सामने वाला आदमी बोलता है कि भरत संभाल लेगा। इसी के साथ में सीन यहाँ बिहार के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और भरत त्यागी बाहर निकलता है। उसके सामने एक ट्रक था जिसके अंदर भर भर के गन्स थी, और वो गन्स मिर्जापुर से आई थी। भरत त्यागी यहाँ पे एक कॉल करता है और बोलता है कि खबर तो एकदम पक्की है, अब आगे का हम संभाल लेंगे। यानी कि शरद ने मिर्जापुर की गन्स को पकड़वा दिया था। वापस से सीन मुन्ना के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि इस समय माधुरी के साथ में इंटीमेट होके सो ही रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके पास कॉल आता है कि बिहार के अंदर जो ट्रक भेजा गया था वो पकड़ा गया है। मुन्ना को समझ नहीं आता कि इस वक्त आखिर वो किसे कॉल करे, तो वो रात के अंदर ही शरद को कॉल कर देता है और बोलता है कि यार पापा अभी वैसे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्म हो रखे हैं, हमने अभी कुछ टाइम पहले वायलेंस किया था, ऊपर से बिहार का ये ट्रक भी पकड़ा गया है, तुम कुछ करो यार, हमें समझ नहीं आया कि आखिर किसे कॉल करे, तुम देखो तुम्हारे कोई जुगाड़ है क्या बिहार के अंदर। शरद कहता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, बिहार में है हमारे जानने वाले, तुम टेंशन मत लो। मुन्ना कहता है कि प्लीज यार इस मैटर को सॉल्व कराओ। नेक्स्ट डे पता चलता है कि शरद यहाँ पे मुन्ना और कालीन भैया दोनों के सामने बैठा था और कहता है कि बिहार के अंदर जिन्होंने ट्रक पकड़ा है वो त्यागी के लोग हैं, और त्यागी हमारे खास है, यानी कि हमारे दोस्त वगैरह हैं, ट्रक हम उनसे छुड़ा सकते हैं, बहुत बड़े आदमी है वो लोग। जहाँ पे कालीन भैया खुद की स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करते हैं कि एक मिनट, बिहार के अंदर अगर गन सप्लाई हो रही है और त्यागियों ने गन्स को पकड़ा है, इसका मतलब कि वहाँ पे जरूरत तो है, क्यों ना हम अगर उनसे व्यापार की बात करें। तो शरद बात मान जाता है कि ठीक है आप जैसा कहें ठीक है, क्योंकि शरद के भी ऊपर एक दद्दा त्यागी है जिनका बिहार के अंदर बहुत दबदबा है। इसी के साथ में वो बिहार के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जैसे कि कालीन भैया यहाँ के बाहुबली है, वैसे ही दद्दा त्यागी बिहार की बाहुबली है। तो बात को आगे बढ़ाया जाए। मुन्ना अगले दिन मीटिंग फिक्स करने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद में अब यहाँ पे दद्दा त्यागी को रिवील किया जाता है। दद्दा त्यागी इस समय अपने गैरेज के अंदर बैठे थे, जहाँ पे कई सारे लोग आए थे। यहाँ पे चोरी की गाड़ियों का काम चल रहा था कि इन लोगों ने कितनी कितनी गाड़ियां चोरी करी है, इसके बदले में दद्दा त्यागी उन्हें पैसे देते हैं। दद्दा त्यागी यहाँ पे एक छोटे से बोने आदमी दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ही पुराने कैरेक्टर हैं, आप सभी लोग इन्हें अच्छी तरीके से जानते भी हैं। इसी के साथ में भरत त्यागी भी इनके साथ ही था, जिसके पास कॉल आता है कि मुन्ना और शरद यहाँ पे डीलिंग करने के लिए आने वाले हैं। दद्दा त्यागी के साथ उनके साले साहब भी काम किया करते थे, जो कि उनके सेक्रेटरी भी थे। और यहाँ पे एक बिजनेसमैन आया था जो कि दद्दा त्यागी को बताता है कि उसे एक जगह चाहिए, सेम जगह दद्दा त्यागी को भी चाहिए थी। जहाँ पे आदमी बोलता है कि आप चाहे हमें जमीन दे या नहीं दे, हम तो भी इस जमीन को ले ही लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज स्टार्ट करनी है। सेकंड हैंड कार का बिजनेस आप भी करते हैं और हम भी करते हैं। दद्दा त्यागी उसके बाद में इस बिजनेसमैन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो ऑफिस ऐसा छोटा सा था कि अगर कोई भी इंसान उसके अंदर एंटर करेगा तो उसे झुक के अंदर आना पड़ेगा। जहाँ पे त्यागी जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो झुकना तो पड़ेगा ही। ये आदमी अंदर आता है, बैठता है, बात करता है, और पता चलता है कि त्यागी ने तो यहाँ पे पहले से ही इस आदमी के लिए पूरी की पूरी मैच सेट करके रखी थी। जिन आदमियों की जमीन को ये बिजनेसमैन लेने के लिए आया था, वो सारे आदमी बाहर खड़े थे, और उसके बाद में इसी आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट के वहीं खत्म कर दिया जाता है। यानी कि दद्दा त्यागी के आगे अगर कोई भी बोलेगा तो वो आदमी जिंदा तो बचेगा ही नहीं। इसी के साथ में शरद अब मुन्ना को लेके बिहार के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे मुन्ना बड़ा एक्साइटेड था कि आखिर कौन है भैया त्यागी, मिलवाओ। लेकिन जब मुन्ना पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो दद्दा नहीं, ये तो अद्दा है, आधा है ये तो इंसान। तो शरद कहता है कि भाई भाई थोड़ा संभाल के, यहाँ पे इनका बहुत रुतबा है। इसी के साथ में यहाँ पे भरत त्यागी आके बैठ जाता है, जो कि डायरेक्ट आके हाथ मिलाता है कि आज से गन की सप्लाई इन लोगों को शुरू कर दी जाए। जहाँ पे मुन्ना डायरेक्ट बिजनेस की बात करता है कि अगर गन्स की सप्लाई हम करेंगे तो शुरुआत हमें एडवांस से करनी है, पैसा तैयार रखिए। अब यहाँ पे इस कहानी का मेन ट्विस्ट रिवील होता है, क्योंकि रात के अंदर सीन घर के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे दद्दा त्यागी की पूरी फैमिली बैठी थी। यहाँ पे भरत त्यागी एक नहीं बल्कि दो भरत त्यागी है, दोनों ही जुड़वा भाई थे, एक सीनियर भरत त्यागी और एक जूनियर भरत त्यागी। सीनियर भरत त्यागी की शादी हो रखी थी और उसके बच्चे भी थे। इसी के साथ में जूनियर भरत त्यागी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ये एक बहुत ही हंसती खेलती फैमिली थी, जो कि बहुत खुश थे, और बिहार के अंदर इनका अच्छा खासा नाम और काम दोनों ही चला करते थे। सीन वापस से जिसके बाद में कालीन भैया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे मौर्य आके कालीन भैया को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मुन्ना ने एक गड़बड़ कर दी है, वो सीएम साहब की बेटी के साथ मिस हो गया। मौर्य तो एक बात कह के चला जाता है आग लगा के। इसी के साथ में कालीन भैया गर्म हो जाते हैं। मुन्ना तो यहाँ पे बड़ा खुश होके आया था कि चलो
आज तो मैं डील करके आया, बहुत ही बढ़िया काम करके आया। इसी के साथ में रैली भी बहुत बढ़िया चल रही है, जहाँ पे कालीन भैया मुन्ना को पास में लाते हैं, फिर उसे गाली बकते हैं कि तुम ये क्या करके आ गए, तुम्हें शर्म भी है, वो सीएम साहब की बेटी है, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कि आखिर होता क्या है ये सब, तुम्हें जितना मना कर रहे हैं कि दूर रहो उतना ही तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। बाबूजी कहते हैं कि इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, त्रिपाठियों का बेटा है, कुछ कर लिया तो क्या हो गया। मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास में पावर है उसी के साथ हमेशा रहना चाहिए। कल को तुम जब इस इलेक्शन के अंदर हट जाओगे तो तुम्हारे ऊपर से सीएम का हाथ भी उठ जाएगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता नाता हमेशा के लिए निभाना है तो इसे रिश्तेदारी के अंदर बदल दो। बाबूजी का कहना साफ साफ था, सीएम साहब की बेटी की शादी मुन्ना से करा दो। जहाँ पे कालीन भैया को लग रहा था कि जात पात का मैटर बीच में आ जाएगा। कालीन भैया ठहरे ब्राह्मण और सीएम साहब ठहरे यादव, दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बननी। तो बाबूजी कहते हैं कि बिल्कुल सही वक्त है, इलेक्शन का वक्त है, अगर तुम ही लोग इस चीज को आगे बढ़ाओगे तो ये चीज लोगों के बीच में भी जाएगी, सीएम साहब का भी फायदा और तुम्हारा भी फायदा। कालीन भैया की बात समझ में आ गई थी, लेकिन मुन्ना बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि इस चीज का डिसीजन तो सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे, आखिर ये हमारे फ्यूचर की बात है, हमें नहीं करनी किसी से भी शादी। जिसके बाद में हमें बीना दिखाई जाती है, लखनऊ के अंदर उसके घर में सेलिब्रेशन चल रहा था, उसकी गोद भराई वगैरह चल रही थी। हर कोई उसे बस यही बता रहा था कि आखिर लड़का पैदा करने के लिए उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए, जहाँ पे बीना मन ही मन कहती है कि होगा तो लड़का ही, अगर लड़का नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद में हम गोलू को देखते हैं और गोलू के पास में बीना का कॉल आया था क्योंकि उन्हें आपस के अंदर मीटिंग करनी थी। गुड्डू भी गोलू से पूछता है कि बाबर के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि कई दिन हो गए थे बाबर का अभी तक कोई कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया था। वक्त था अब आखिरी रैली का, यानी कि वोटिंग से कुछ दिनों पहले की रैली, जिसके अंदर खुद कालीन भैया भी पहुंच गए थे। और इसी के साथ में वो मुन्ना को कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा शांत रखना, आज बहुत सारी मीडिया यहाँ पे रहेगी। साथ ही में वो मकबूल को भी यही पूछते कि बाबर का चैप्टर क्लोज कर दियो ना तुम। तो बाबर कहता है कि हाँ हाँ भैया कर दिया है क्लोज, यानी कि अगर मकबूल के अकॉर्डिंग देखे तो उसने बाबर को जान से मार दिया है। जिसके बाद में सीन यहाँ बीना के घर के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे पता चलता है कि बीना ने गोलू और गुड्डू दोनों को ही मिलने के लिए बुलाया है और इसी के साथ में वो घर की काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। साथ ही में ये भी बताती है कि इस वक्त मिर्जापुर बिल्कुल खाली है, रैलियों के अंदर सपोर्ट करने के लिए कालीन भाई यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके बदले बीना को कुछ ना कुछ तो चाहिए था, जिसके बदले उसने गुड्डू को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वो गुड्डू को कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है मिर्जापुर खाली है तो जाके तुम टीवी पे देख लो, सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मिर्जापुर खाली है, लेकिन तुम्हें हमारी डील याद रखनी होगी। गुड्डू कहता है कि ठीक है, फिर जो होगा बिल्कुल सही होगा। सीन जिसके बाद में वही दिखाया जाता है कि सीएम साहब के साथ में सारे के सारे लोग एक साथ में है, यानी कि जेपी यादव भी है, उसकी सेक्रेटरी भी है, कालीन भैया, मुन्ना, मकबूल, माधुरी, सारे लोग यहाँ पे रैलियों के अंदर लगे हुए थे और मिर्जापुर बिल्कुल खाली था। सीन जिसके बाद में जब गुड्डू के ऊपर शिफ्ट होता है तो पता चलता है कि गुड्डू एकदम रेडी था मिर्जापुर जाने के लिए। साथ ही में गोलू भी अपनी फुल तैयारी के साथ में थी, गन वन रेडी करके, यानी कि ये लोग मिर्जापुर पहुंचने वाले हैं और कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।